नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो कानून सरकार ने बनाए हैं, उसमें क्या दुर्भावनाएं हैं, ये अब सबको मालूम हो गया होगा। क्योंकि सरकार अपनी हठधर्मिता को गलती मान रही है और धीरे धीरे पीछे हट रही है। तो इसका मतलब ये सिद्ध है कि आंदोलनकारी किसानों का विरोध जायज़ था। अब इस पर बहुत बड़ा लगातार वो हो रहा, लेकिन मैं अपनी भाषा में आम जनता को थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा कि ये जो 3 कानून इन्होंने बनाए हैं, उसमें एक नंबर एक आवश्यक वस्तु कानून, जिसमें संशोधन किया है कि पूर्व में व्यापारी को इन खाद्य वस्तु जैसे अनाज, दाल, आलू, प्याज, तिलहन, दलहन आदि का अति भंडारण करने पर पाबंदी थी, यानी कि वो अपराध था, उसमें दंडित करने का प्रावधान था। अभी संशोधन में इन्होंने उससे असीमित भंडारण से पर अपराध से मुक्त कर दिया है। तो इससे देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये आम उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये सरकार नहीं बता रही है और जनता, वो उपभोक्ता जो इनके बहकाव में आकर के किसानों की आलोचना कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। अगर इनकी निष्ठा अच्छी होती तो इन्हें करना क्या चाहिए था कि असीमित भंडारण पर ये भी करते कि आपने जो किसान का, उसमें ये भी प्रावधान देना था, जो आप बाहर व्यापारी जो खरीदेगा, असीमित भंडारण करेगा, वो एमएसपी पर खरीदता है किसान का या खरीदेगा, वो सुनिश्चितता होती। साथ में उसके जो खर्चे हैं, मतलब निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो उसने उपक्रम बनाया स्टोर करने का, और उसका पैसा और स्टाफ, जो भी उसकी मेहनत है, उसका मार्जिन लगा करके एक बेंचमार्क बनाते कि इसके मार्जिन से ऊपर आप उपभोक्ता से ज़्यादा वसूल नहीं सकते। तो आपकी इस कानून से आम उपभोक्ताओं के प्रति संरक्षण और सुरक्षित रहने की निष्ठा साबित होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उसके लिए आपने कह दिया कि 4 अवस्थाओं में हम इस पर अंकुश लगाएंगे। वो बताया मैंने कि युद्ध काल, अकाल, आपातकाल, जैसे अभी ये कोरोना का है, एक और अन्य कुछ है ऐसा ही डिजास्टर जैसा वो आ जाता है, भूकंप, अन्य पन्य, ऐसे बहुत सीधे, जिसमें बहुत तरह हो जाए, उस अवस्था में आप इसमें इनकी अति महंगाई पर अंकुश लगाने का प्रावधान रखेंगे। तो वो क्या रोज़ रोज़ आता है? युद्ध कब हुए? भूखमरी कब आई? कोरोना जैसी अवस्था कितनी बार आई? या बाढ़ या डिजास्टर, भूकंप आदि आदि, ये कितनी बार आए? इनसे कितना त्राहिम हुआ पूरा देश, कुछ क्षेत्र होता है। तो ये आपने ऐसा करके पूंजीपतियों को संरक्षित किया है। तो ये दुर्भावना आपकी प्रकट हो जाती है, आम उपभोक्ता समझ लें। 2 और जो कानून हैं, इन्होंने जो मंडी की अवस्था थी, उसमें आड़ती का रजिस्ट्रेशन होता था और उसी में फसल बेचने की कुछ बात आती, परिधि थी उसकी कि इस राज्य में उसी राज्य का फल उत्पाद खरीदा जाएगा। अब इन्होंने उसको उसके मतलब फसल की संवर्धन और सरलीकरण, यानी कि उसकी खरीद की वृद्धि और आसान कर दी है। उसके लिए यानी कि प्राइवेट प्लेयर, सरकार और के बाहर के लोग जो अनरजिस्टर्ड, जो सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड आड़ती हैं, उनके अलावा भी उनको भी खरीदने का या मंडी लगाने का राइट्स दे दिया है। तो उसमें आपने कितना मतलब बेवकूफ़ बनाया है कि जब मंडी में जो टैक्स दिया जाता है, उसको तो टैक्स पे आपने यथावत रखा कि आप उसी प्रक्रिया से चलेंगे, लेकिन प्राइवेट प्लेयर एक सिंपल पैन कार्ड से खरीदारी करेंगे, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी सिक्योरिटी के। उसकी सरकार के पास में कोई ऐसी वो नहीं होगी उसे कंट्रोल करने के लिए कि वो किसान का माल उधार खरीद ले, कुछ लेकर के विश्वास में लेकर के अधिकतम माल उधार खरीद करके और वो बेच दे, फिर उसको चेक दे के बाउंस हो रहा है। ऐसी जगह जगह सब सुनने को आया है और आता भी है।
तो उससे सुरक्षित भी नहीं किया, और आपने उसमें जो किसान को प्रलोभन क्या दिया कि मंडी में आपको टैक्स देना पड़ता है और यहाँ पर आपको वो टैक्स या फीस या वो जो भी ऐसे अन्य अन्य चीज़ें वो नहीं देनी पड़ेंगी। तो उस आकर्षण में आप प्राइवेट प्लेयर के पास किसान जाएगा, मंडी स्वतः ही मरणासन हो जाएंगी। तो आप बिना किसी उसके आधार के कह देंगे कि भाई वहाँ जा नहीं रहे, इसलिए वो उसको हम बंद कर देते हैं, वो सरकार पर बोझ है। तो आपकी ये कूटनीति थी, ये आपकी दुर्भावना थी। तो अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको इन प्राइवेट प्लेयर को रजिस्टर्ड और ये सब प्रक्रिया से गुजर कर और टैक्स लेने का प्रावधान रखते तो वो पैरेलल व्यवस्था होती, आपने नहीं की। तो ये आपकी दुर्भावना है। तो इस पर ध्यान रखना। देश का लोगों इनकी दुर्भावना को मैं इसलिए बता रहा हूँ, आम भाषा में बता रहा हूँ, आपको समझ लेना कि ये किस तरह से टूटी बने। नियम तो इसमें और भी बहुत हैं, धाराएँ वो बताने, मतलब मूल मैंने इसका दुर्भाव बता दिया क्या है, ये समझना प्रयास करना। तीसरा कानून इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसमें भी मैं पीछे बता दूं तो इन्होंने कहा कि हम एकाधिकार खत्म कर रहे हैं। एकाधिकार खत्म करने का तुम उनको मार करके प्राइवेट प्लेयर का एकाधिकार कराना चाहते हैं। तो ये आपकी दुर्भावना प्रकट होती है और देश के लोगों समझ लो। अच्छा, अब आ जाता है, इन्होंने कहा कि हम कृषक के पास इतने साधन नहीं होते, हम उनको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कंपनियाँ जो उनको फाइनेंस करेंगी, बीज पैसा और दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए वो अनुबंध करेंगी। उस अनुबंध करने में भी ये बीच में जो कहते हैं बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, कंपनी सीधी नहीं आती। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जो भी LIC हो या प्राइवेट कंपनियाँ इसमें LIC जीवन बीमा में लाई गई हैं, वे क्या सारे उनके मालिक खरीदारी उनको पॉलिसी बेचते हैं? नहीं, वे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या क्षेत्रीय हेडक्वार्टर पे अपना एक लिमिटेड स्टाफ रख करके कमीशन एजेंट रखते हैं। ऐसी ये बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से के बीच में जो वो कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर, इस तरह के प्रावधान 50 तरह के लोग इसमें एजेंट आ जाएंगे। तो वो एजेंट क्या करते हैं सबको पता है, वो जिसका माल जिस अनुबंध कर रहे हैं उससे भी उसका भी नुकसान करते हैं और कंपनी का हम फायदा करते हैं और उपभोक्ता को उसका उस एजेंट का जो द्वारा कमीशन लिया गया उसका वो मार्जिन बना करके वो महंगा बेचता है कंपनी वाला। तो ये एजेंट जो कह रहे ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल भूल है। 50 तरह के इसमें मैं और उदाहरण लंबे हैं बता दूंगा, लेकिन इसमें कहाँ इन्होंने धोखा किया है कि इसमें न्यूनतम जो कीमत भी कही इन्होंने कि इसको फसल की वृद्धि और उसको कीमत देने का। तो आप अगर कीमत देने की बात कर रहे हैं तो आपने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है उसका इसमें प्रावधान क्यों नहीं दिया कि आप जो भी प्राइवेट प्लेयर है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी करेगा? ये बात आपने नहीं दी। और साथ साथ एक और इन्होंने मक्कारी करी कि जो अगर इन अनुबंध में किसी भी तरह का विवाद दोनों के बीच होता है, कृषक और कंपनियों के, तो उस विवाद का सुलझाना क्षेत्रीय जो SDM होता है वहाँ पर अगर उसका विवाद नहीं सुलझता है तो अपील में वो DM स्तर के इस पर जाएगा और वहाँ अगर वो उसके खिलाफ फिर भी अन्याय और अत्याचार हो जाता है, क्योंकि ये सरकार के गुलाम है और सरकार पूंजीपतियों के हवाले से नेताओं के द्वारा चलती है और ये जो मशीनरी है उनकी गुलाम है, ये निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकती। अब उस अवस्था में उसको अपील करने का, किसी भी न्यायालय में जाने का आपने बैन कर रखा है, उसमें प्रतिबंध कहीं आप दूसरी जगह अपील नहीं करेंगे। तो इससे ये लगता है कि आप उसको बांधना चाहते हैं। दूसरी बात, उसमें ये भी प्रावधान नहीं है, अपील क्यों नहीं बंद करी आपने कि ना तो उन अधिकारियों को ना उन कंपनियों को आप दंडित करने का उसमें प्रावधान या नियमावली नहीं दी है कि भाई आप अपील में जाकर के इनके दोष अगर सिद्ध करते इनसे वसूली या इन पे सज़ा प्लस वो सज़ा वसूली दोनों करी जाए, वो प्रावधान आपने नहीं दिया तो किसान कैसे सुरक्षित हो जाएगा? तो ये आपकी दुर्भावनाएं हैं। तो मैंने इसका मूल वो बता दिया है आपको, इसमें ये समझने का प्रयास करना इनकी दुर्भावनाएं हैं और देश जान ले कि अगर ये MSP का जो आयोग है वो भी एक फर्जी है। 2000 इनके पिट्ठू उनको बना देते हैं, उसको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं, वो सरकार को ये बाध्य नहीं कर सकता, निर्देश नहीं दे सकता कि इस फसल का हर साल इतना लागत बढ़ी है इतने, तो उसको इस मूल्य पर निश्चित करा जाए। वो उसको सिफारिश कर सकता, सरकार माने या ना माने, उसको भी आप स्वतंत्र एजेंसी बनाइए। ऐसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद भी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी अमली जामा पहनाइए, तब ये सारी कंपनियों को कुछ और किसान को संरक्षित और इनको अंकुश लग सकता है। तो ये भाव मेरे किसान के नेता बताने का प्रयास कर रहे हैं और जनता उसमें समझ नहीं पा रही है, तो मैंने अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करा है। तो मेरे देश के लोगों, सरकार की दुर्भावना समझ लीजिए, ये राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और हिंदू मुस्लिम में बांट करके अपने पूंजीपतियों को जो इनको सरकार में सुरक्षित रहने के लिए धन देते हैं उनके प्रति ज़्यादा वफादार है, अन्नदाता के और श्रम करने वाले वर्ग के खिलाफ है। नमस्कार।